हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस की जो नई किताब आई है पार्ट 1, उस किताब की थर्ड चैप्टर द राइज ऑफ मराठास, उस चैप्टर का वन शॉट वीडियो बनाएंगे। मतलब देखिए, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो इसीलिए हम लोग उस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण बातों को आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है द ओरिजिन एंड आइडेंटिटी ऑफ मराठास। तो देखिए, मराठास जो थे दे वर नेटिव टू द डेक्कन प्लेटू, स्पेशली द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, and it was defined culturally by their Marathi language, which boasts a great literary tradition back to the 12th century. तो origin जो थे it lies in the socio-political millennia following the fall of the Yadav dynasty in the 14th century, जिसके बाद में the region came under the खिलजी सल्तनत। तो फिर कल्चरल फाउंडेशन के बारे में ज़रा जानें। देखिए, द मराठास वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द भक्ति मूवमेंट। इस मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। कब हुआ था ये? बिटवीन 7th एंड 17th सेंचुरीज, which emphasized devotion over ritual। ये देखिए, डिवोशन ओवर रिचुअल, याद रखिएगा। नाउ सेंट्स लाइक ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, they popularized religious and philosophical ideas through Marathi devotional poetry and translations of sacred texts, fostering social cohesion and political consciousness। आप देख रहे हैं भक्ति मूवमेंट का काफ़ी कुछ इन्वॉल्वमेंट था समाज में होने वाले चीज़ों के ऊपर। तो देखिए, पॉलिटिकल रेडीनेस के बारे में पढ़े। दिस कल्चरल बैकबोन जो है ये भक्ति मूवमेंट वाली बात, इट हेल्प द मराठास ऑर्गेनाइज पॉलिटिकली एंड सेटिंग द स्टेज फॉर द राइज ऑफ शिवाजी इन द 17th सेंचुरी। ओके, चलिए अब हम लोग शिवाजी एंड द फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर पढ़ते हैं। तो देखिए, शिवाजी भोसले was born in 1630, is the pivotal figure who consolidated Maratha power into a sovereign kingdom named स्वराज्य। आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में भी ये देखा होगा। Raised in Pune by his mother Jijabai, शिवाजी grew up amid constant Deccan Sultan's warfare। मतलब बचपन से ही उन्होंने ये जो है ये माहौल को देखा था वारफेयर का, एंड हार्डशिप्स फेस्ड बाय द कॉमनर्स। लोगों ने क्या समस्याएं, युद्ध की वजह से लोगों को क्या असुविधाएं हो रही थी, ये बचपन से शिवाजी जो है देखते आ रहे थे। नाउ उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत महान काम किए, है ना। तो चलिए एक के बाद एक उनको समझते हैं। फर्स्ट इज़ मिलिट्री इनोवेशन। देखिए, आप सोच सकते हैं 16 साल की उम्र में ही बिगैन कैप्चरिंग फोर्ट्स एंड बिल्डिंग डिफेंसेस यूजिंग गोरिल्ला वारफेयर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वारफेयर टेक्निक था। जैसा कि आजकल हमारा यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था वो भी गोरिल्ला वारफेयर का ही जैसा टैक्टिक्स था, है ना। पर ये तो आज हम लोग 2024 2025 की बात कर रहे हैं, पर ये है कितना साल पहले का बात। इसके पहले भी बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, पर ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक 16 साल के महान युवक ने इतना बड़ा काम किया। सोचिए आप लोग, यूजिंग गोरिल्ला वारफेयर, which is basically a tactic employing small mobile units using surprise and deep terrain knowledge to defeat larger forces, and this set the Marathas apart strategically। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था, आपको ये समझना पड़ेगा कैसे अलग थे मराठास का वारफेयर। वो गोरिल्ला वारफेयर यूज़ करते थे, है ना, अंडर द एजिस ऑफ शिवाजी। नाउ नेवल प्रोवेस, केवल यही नहीं था, और भी बहुत सारी बातें, जैसे शिवाजीज क्रिएशन ऑफ द मराठास नेवी टू डिफेंड द वेस्ट कोस्ट was revolutionary, given that the contemporaneous powers like the Bijapur Sultanate and Mughals either did not have or used their navies sparingly। तो शिवाजी ने उस क्षेत्र पे अपने आप को
डेवलप करने की कोशिश किया, अपने साम्राज्य को डेवलप करने का कोशिश किया, जहाँ पे बीजापुर सल्तनत और मुगल्स कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे, और वो था नेवल प्रोवेस के ऊपर, नेवल फोर्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट कुछ नोटेबल इवेंट्स देखिए। की मिलिट्री एपिसोड्स इंक्लूड द किलिंग ऑफ अफजल खान यूजिंग द टाइगर क्लॉ वेपन वाघ नाक, द सर्जिकल स्ट्राइक स्टाइल नाइट रेड ऑन शाइस्ता खान's camp, and the strategic raids on सूरत, द मुगल पोर्ट सिटी। ये उनके सक्सेस स्टोरी है, समझ रहे हो आप लोग। इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स किए, ये नोटेबल कुछ इवेंट्स हैं। केवल यही नहीं था, और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड एस्केप, शिवाजी's visit to the Mughal court in Agra led to his imprisonment, but his escape, hidden in baskets, showcased his cunning diplomacy and resilience. Next, coronation and expansion. His coronation at Raigad Fort in 1674 established him as Chhatrapati, matlab the sovereign king. Subsequently, the Dakshina Digvijaya, that is southern conquest, expanded Maratha influence into Tamil Nadu and Karnataka, adding strategic depth. Okay, चलिए अब हम लोग मराठा एक्सपेंशन एंड स्ट्रक्चर पोस्ट शिवाजी के बारे में पढ़े। देखिए, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, है ना। उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, आफ्टर शिवाजीज डेथ उनके जो सन थे संभाजी, इनके ऊपर बहुत बढ़िया मूवी बनी है, हम भी देखे हैं, बहुत अद्भुत मूवी है, आपको भी देखना चाहिए। उनके जो सन थे संभाजी एंड राजा राम, दे फॉट ऑफ मुगल एडवांसेस ड्यूरिंग औरंगजेब्स प्रोलॉन्ग डेक्कन कैंपेन। मतलब ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, केवल अकेले शिवाजी जिम्मेदार नहीं थे राइज ऑफ मराठास में, बहुत लोगों का एक पूरा जो है, एक पूरा मराठास को उठाने में बहुत लोगों का आपका हाथ है। तो अब हम लोग धीरे धीरे उनके बारे में, उन लोगों ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, है ना, उस जो किया उसका सोशल पॉलिटिकल क्या क्या इफ़ेक्ट्स थे, उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ड्यूरिंग औरंगजेब्स प्रोलॉन्ग डेक्कन कैंपेन, संभाजी's एग्जीक्यूशन एंड राजा राम्स फ्लाइट टू गिंजी शिफ्टेड द कॉन्फ्लिक्ट साउथवर्ड्स। नेक्स्ट है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, द मराठा किंगडम evolved into a confederacy with powerful regional chiefs, and the Peshwa, prime minister, becoming the de facto leader, exemplified by Bajirao I and Nana Sahib. This decentralization facilitated the pan-Indian expansion। जहाँ की आपका मुग़ल सल्तनत फेल कर गया, वो ओवर एक्सपेंशन और सेंट्रलाइजेशन की वजह से ही उनका डाउनफॉल हुआ था। एंड देखिए, दिस डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट पैन इंडियन एक्सपेंशन, कंट्रोलिंग वास्ट टेरिटरीज, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम सेंट्रल टू नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली, लाहौर एंड पेशावर। Let us talk about military campaigns and their defeats as well. देखिए, despite a severe defeat at the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas quickly recovered under Peshwa Madhavrao I and Mahadji Shinde, retaking Delhi and resisting Mughals' resurgence until the British dominance। मतलब आप समझ रहे हैं, ब्रिटिश के आने के पहले और मुग़ल के गिरने के बाद ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावर था, जिन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किए और डोमिनेंस करने का पूरा कोशिश किया। दे डोमिनेटेड, कोशिश किया नहीं, दे इंडीड डोमिनेटेड। नाउ एंग्लो मराठा वार्स के बारे में पढ़े। देखिए, द थ्री वार्स फॉट बिटवीन 1775 and 1818 culminated in British victory, primarily due to their superior organization and the internal factionism among Maratha chiefs। देखिए, यहाँ पर भी एक इशू था उनका डाउनफॉल का, मराठा का फैक्शनिज्म, आपस में बढ़ कर जा रहे थे, समझ रहे हैं आप लोग।
ओके, अब हम लोग मराठा गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है सेंट्रलाइज्ड बिगिनिंग। देखिए, शिवाजीज रिजीम वाज नोटेबल फॉर एबॉलिशिंग हेरिडिटरी ऑफिसेस एंड लैंड ग्रांट्स, इंस्टेड पेइंग फिक्स्ड सैलरीज टू ऑफिशियल्स। ओके, नेक्स्ट, रोटेटिंग देम टू कर्ब करप्शन एंड लोकल पावर एक्यूमुलेशन। आप सोच रहे हैं कितना रेवोल्यूशनरी चेंजेस थे। मिलिट्री वारफेयर, यहाँ भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। देखिए, शिवाजी प्रोवाइडेड पेंशन्स टू विडोज ऑफ सोल्जर्स एंड मिलिट्री पोस्ट्स टू देयर सन्स, रिफ्लेक्टिंग अ वेलफेयर सिस्टम फॉर हिज मिलिट्री फैमिलीज। ओके, ये बाद में स्वाधीन भारत में भी यूज़ किया गया था। तो हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं, आज जो हमारा सरकार जैसे चलता है, ओके, ये आप सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में भी पढ़े हो, आप पढ़ भी रहे हो, आगे भी पढ़ोगे, तो इन सब के रूट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बहुत महान चीज़ है डियर स्टूडेंट्स कि देखिए इतना साल पहले भी ये सब हो चुका है, और सबसे बड़ा बात है इन लोगों ने इसे स्टार्ट किया था, है ना। तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आस्था प्रधाना, दिस बॉडी हैज स्पेशलाइज्ड रोल्स। देखिए, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस, इंटेलिजेंस, फॉरेन अफेयर्स, justice, religious affairs, military, etc. ensuing efficient governance। अच्छा, अब टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पढ़े। देखिए, द मराठास लेविड चौथ 25% एंड सरदेशमुखी 10% taxes on territories outside direct control, offering protection without interfering in local administration। आप समझ रहे हैं कितना ब्यूटीफुल उनका पैटर्न था। मतलब हम प्रोटेक्शन भी देंगे, इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, पर उसके लिए हम लोग ये देखिए 25% या 10% डिपेंडिंग ऑन द सिनारियो वो टैक्स लेते थे। दिस अरेंजमेंट वॉज ऑफ्टन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुगल्स वाया ट्रीटीज। इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़े। चलिए, नाउ फर्स्ट इज फोर्सेस कॉम्पोजिशन। देखिए, इन्फेंट्री, कैवेलरी एंड नेवी फॉर्म द मिलिट्री कोर। कैवेलरी इंक्लूडेड बर्गीर्स, दैट इज स्टेट पेड, एंड शिलादार्स, सेल्फ फंडेड। By the 18th century, European military discipline and artillery were adopted, especially under Mahatma Shinde. Now, what is the importance of fortification? देखिए, शिवाजी built and controlled many forts for strategic defense and guerrilla warfare shelter. The forts were described as the core of the state, crucial for resisting invasions, especially Mughal onslaughts। आप समझ रहे हैं। चलिए, उसके बाद है नेवल पावर। कान्होजी आंग्रे लेड द नेवी टू विक्ट्रीज अंडर श्रूड टैक्टिक्स। उन्होंने बहुत श्रूड टैक्टिक्स यूज़ किया, नेवी को विक्ट्री दिलवाई, काउंटरिंग यूरोपियन नेवल डोमिनेंस एंड द ट्रेड कंट्रोल, which is the Carter's system. Now, Maratha naval resistance was so formidable that even Europeans branded Angre a pirate। समझ रहे हैं, जब उनको किसी से असुविधा होता था, ओके, ब्रिटिश, तो वो उनको क्या बोल देते थे, पायरेट है। अरे भाई, सीधा बात बोलो ना, वो तुमसे भी महान थे इस वारफेयर में। पर ये यूरोपियंस को ये कभी हजम नहीं होता था। वो हमेशा हमारे देश के लोगों को ना वो बुरी छोटे निगाह से देखते थे, सोचते थे ये लोग क्या है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। ये उनका एक नज़रिया था, इसीलिए वो उनको पायरेट बोले। तो आपको ये चीज़ को समझना है। इंडिपेंडेंस के समय जो उसके पहले जो रेबेलियन हुआ था, हर जगह ट्राइबल्स के साथ में जो हुआ, आम आदमी के साथ में, कंट्री साइड में, हर जगह जो जो हुआ, इन सब चीज़ों से एक चीज़ पता चलता है, ब्रिटिश जो यहाँ आए थे केवल प्रॉफिट कमाने के लिए आए थे। ओके, चलिए, इनोवेटिव वेपनरी यूजिंग यूसेज ऑफ swords, lances, guns and rockets, the latter from the Shivaji's time onwards, basically rockets, demonstrated द एडेप्टेशन ऑफ इवॉल्विंग वारफेयर टेक्नोलॉजी। मतलब ये लोग जो थे मराठाज, ये अपने आप को इवॉल्व कर रहे थे बदलते हुए हालात के साथ में, ओके, ताकि इनका आधिपत्य बना रहे। वारफेयर में ये लोग इनोवेशंस कर रहे थे।
अच्छा, जुडिशियल सिस्टम एंड पब्लिक ऑर्डर के बारे में पढ़े। देखिए, द मराठास हैड एन एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम मार्क्ड बाय मॉडर्नाइजेशन इन कैपिटल पनिशमेंट. The panchayat, which is gathering of local officials and prominent men, served as a grassroots justice mechanism with an option to appeal to chiefs. समझ रहे हो आप लोग, ये सब revolutionary चीज़ें हो रही थी. Urban centers employed कोतवाल पुलिस to maintain law and order. बिल्कुल आज के समय के जैसा. What about trade and infrastructure? देखिए, encouraging trade, शिवाजी maintained ships engaging in long distance maritime commerce, reaching Yemen, Oman, and Malaysia, carrying valuables like gold and textiles. आप देख रहे हैं कितना कुछ हो रहा था. एक्चुअली इन सब चीज़ों से ये पता चल रहा था दुनिया वालों को कि इंडिया कितना रिच है, कितना ताकतवर है. पर ब्रिटिश, डच, पोर्तुगीज़, फ्रेंच, इन लोगों को भी ये पता जब चला तो वो धीरे धीरे यहाँ की तरफ खींचे चले आए कि ज़रा देखे तो सही कि क्या हम आधिपत्य कर सकते हैं. और फिर बाद में जो हुआ वो आपको मालूम ही है. ब्रिटिश सक्सीड कर गए हम लोगों को अपना गुलाम बनाने में. चलिए, ओके, नाउ the Marathas improved infrastructure, including road, bridges, and river ferries, supporting economic activity. Okay, what about cultural revival and influence, my students? देखिए, शिवाजी promoted Sanskrit and Marathi languages, commissioned works like Rajya Vyavara Kosha to reduce Persian influence in diplomacy, and used a seal with Sanskrit inscriptions asserting welfare and sovereignty. While devoted to Hinduism, शिवाजी respected other religions. देखिए कितनी बड़ी बात है, सबको लेके चलने वाली बात. Okay, refraining from destruction of religious places and fostering religious tolerance. The Maratha rule helped revive Hindu temples which were desecrated earlier and rejuvenated local traditions. जिनको बर्बाद भी कर दिया गया था, मराठास ने उनको फिर से रिवाइव किया. देखिए, इन तंजावुर मराठा रूलर्स लाइक एकोजी सरफोजी टू नर्चर्ड synchronic cultural environment blending मराठी, तमिल एंड तेलुगु कल्चर्स एक साथ मिला के चल रहे थे. सरफोजी टू पैट्रनाइज लिटरेचर, म्यूजिक में कार्नाटिक म्यूजिक एंड डांस विच इज़ बेसिकली द अर्ली फॉर्म ऑफ भारतनाट्यम, एज वेल एज मेडिसिन, इवन एस्टैब्लिशिंग अ प्रिंटिंग प्रेस. देख रहे हैं कितना कुछ हो रहा था मराठास के काल में. अच्छा, चलिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि केवल मेल्स ही इम्पॉर्टेंट थे. यहाँ पे बहुत ग्रेट फीमेल वुमेन लीडर्स, मतलब फीमेल लीडर्स भी थे. चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. द रोल ऑफ वुमेन लीडर्स. ताराबाई, शी वॉज ए वॉरियर क्वीन, अ स्ट्रैटेजिकली लेड नॉर्दर्न एक्सपेंशंस ड्यूरिंग द मुगल प्रेशर प्रिवेंटिंग मराठा इंडिपेंडेंस. ओके, तो मतलब प्रिजर्विंग मराठा इंडिपेंडेंस. मतलब यहाँ पे हमने शिवाजी और भी बहुत लोगों के बारे में पढ़ा. अब हम लोग देखिए रोल ऑफ वुमेन लीडर्स. ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा. अहिल्याबाई होलकर, शी वॉज येट अनदर ग्रेट लीडर. ओके, दे रूल्ड द मालवा region wisely for decades, promoting public welfare, cultural restoration. ये देखिए, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब मुग़ल और उनके पहले के समय में बहुत नुकसान हुआ था, टेम्पल्स, घाट्स वगैरह वगैरह को, ट्रेडिशंस को भी इन लोगों ने बहुत रिवाइव करा. ओके, एंड रिवाइटलाइजिंग हैंडलूम इंडस्ट्रीज. हर रेन exemplified governance combined with social and cultural dedication. Okay, legacy and impact. बहुत इम्पैक्ट पड़ा. देखिए, द मराठा एम्पायर वॉज द लार्जेस्ट पैन इंडियन पॉलिटिकल एंटिटी बिफोर ब्रिटिश रूल, चैलेंजिंग मुगल डोमिनेंस. मतलब अपना पूरा देशी जो था ग्रेटेस्ट एम्पायर था बिफोर ब्रिटिश. ओके,
and inspiring Indian self-governance ideas through the concept of स्वराज। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी हम लोगों ने नियम वगैरह बनाए गवर्नेंस के, उस पे आपका मराठास का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। उनके कार्यकाल में जो जो हुआ था उन सारी चीज़ों में से बहुत चीज़ों को हम लोगों ने आज अडॉप्ट किया है, आज हम लोग कर भी रहे हैं अपने समाज में, उनको स्थान दिए हैं। ओके, तो इसीलिए आपको ये समझना है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर आज हमारे देश में जो गवर्नेंस प्रिंसिपल्स है उनके नींव के बारे में बताती है। देखिए, their governance model combined effective administration, military strategy and cultural revival, impacting later freedom movements। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है। The British ultimately subdued India more through conquest over the fragmented Maratha Empire than over the Mughals or other regional powers। अच्छा, चलिए अब एंड करने के पहले ज़रा इंटर कनेक्शन देखते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट से क्या पता चलता है। देखिए, द कल्चरल फाउंडेशन लेड बाय सेंट्स एंड द मराठी लैंग्वेज अंडरपिन द पॉलिटिकल यूनिटी एंड द आइडेंटिटी ऑफ मराठास। इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देखिए, शिवाजीज मिलिट्री इनोवेशंस हमने पढ़ा, गोलीरा वारफेयर, नेवी फोर्स डिपेंडेड ऑन ज्योग्राफिक नॉलेज। ऐसे ही नहीं करते थे, नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंस था। दैट इज माउंटेन्स, कोस्ट लाइन्स एंड सपोर्टेड हिज विजन ऑफ स्वराज्य लिंकिंग मिलिट्री स्ट्रैटेजी टू पॉलिटिकल सोवरेनिटी। नेक्स्ट देखिए, गवर्नेंस रिफॉर्म्स लिमिटिंग हेरिडिटरी प्रिविलेजेस ensured centralized control initially, while later decentralization under Peshwas allowed rapid expansion, showing a balance between central authority and regional autonomy। आप देख रहे हैं, यही चीज़ बाद में फेडरलिज्म जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है, इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, जहाँ स्टेट और सेंट्रल पावर्स में एक साथ लेकर के चलने की बातें कही गई हैं। देखिए, द मराठाज ओपन अप्रोच टू रिलीजन, कल्चर एंड ट्रेड फॉस्टर्ड internal cohesion and external economic strength, which underpinned their political and military power. Next, women leaders like Tarabai and Ahilyabai show how social roles and gender influenced political resilience and cultural patronage। याद रखिए, the legacy of Marathas is a synthesis of military prowess, administrative efficiency, cultural revival, and ideological inspiration, all interwoven to shape a uniquely resilient and influential Indian empire।